देखो पहली चीज तो यार वन काउंट करके ना ऐसे ना तुम मेरे को मतलब इमेजिन करके देखो कि मैं बस बोले जा रही हूँ तुम कुछ बोलोगे नहीं तो फिर क्या मजा आएगा। अभी तक आज ही फर्स्ट क्लास किस किस की है? हेलो। आज ही फर्स्ट क्लास किस किस की है? संस्कृति और कोई? चलो ठीक है फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने सी का ओवरव्यू पढ़ लिया, सी का इंट्रोडक्शन, सी का हिस्ट्री और उसके अलावा कांस्टेंट, वेरिएबल और डेटा टाइप्स। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स बेसिकली ये सिंबल होते हैं जिनको हम किसी ना किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, किसी ना किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे इजी प्लस हो गया, तो प्लस जो ऑपरेटर उसका क्या यूज होता है? एडिशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं। तो वैसे तो ऑपरेटर्स बहुत टाइप्स के होते हैं, बट इस वक्त हम सिर्फ वही ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे जो हमारा जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे क्या है, सबसे पहला जो है वो है एरिथमेटिक ऑपरेटर। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारे जो बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस टाइप के जितने भी ऑपरेशन है इनको जो परफॉर्म करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो एरिथमेटिक ऑपरेटर में जो है ना हमारे कितने होते हैं? ये वाले सारे इसके टाइप्स है, जैसे कि देखो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो बेसिक है जो तुमने पढ़ा हुआ है। मॉड्यूलस कुछ नहीं है, बस ना ये रिमाइंडर के लिए होता है। ठीक है, मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर। जैसे कि अगर तुम डिवीजन करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लिख रहे हो ना ए डिवाइडेड बाय बी, तो इसका जो आंसर होगा वो तो आएगा इसका क्वेश्चन, कि ए और बी को जो डिवाइड करने का जो भी क्वेश्चन आएगा इसका रिजल्ट तो ये आएगा। बट अगर तुम लिखते हो ए और मॉड्यूलो बी, ठीक है ना, ए मॉड्यूलो बी का मतलब ये होता है कि जब ए और बी को डिवाइड किया जाएगा तो जो भी तुम्हारा रिमाइंडर आएगा उसको हम जो है ए मॉड्यूलो बी बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर कभी भी तुमको मॉड्यूलस की उसकी रिमाइंडर की जरूरत है तो हम मॉड्यूलस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल तुम एक कोई ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हो जिसमें हमको ये चेक करना है कि नंबर जो है, कोई भी जो नंबर यूजर ने हमको दिया है वो इवन है या ऑड। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि उस नंबर का जो मॉड्यूलो है वो निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है कि अगर वो इवन होगा तो टू से डिवाइड करने पे हमको रिमाइंडर जीरो मिलेगा, और टू से अगर ऑड होगा तो रिमाइंडर हमको वन मिलेगा। ठीक है ना, तो तुमने क्या किया, उसका रिमाइंडर निकाला और इफ एल्स कंडीशन लगा दी कि अगर रिमाइंडर जीरो है तो प्रिंट कर दो कि ये ऑड है, और अगर रिमाइंडर वन है तो प्रिंट कर दो कि ये, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अगर रिमाइंडर जीरो है तो प्रिंट कर दो कि इवन है, और अगर रिमाइंडर वन है तो ये प्रिंट कर देगा कि ये ऑड है। ठीक है, तो इस टाइप से जब भी हमको उसके रिमाइंडर की जरूरत होगी तो हम ये जो मॉड्यूलर फंक्शन है इसको यूज करेंगे। अब इसके बाद जैसे कि ये एक सिंपल सैंपल एक्सरसाइज है, मतलब फॉर एग्जांपल है कि अगर मेरे को दो नंबर्स का ऐड करना है, तो मैंने क्या किया कि एक तो ले लिया इंट। इंट मैंने क्यों लिया? क्योंकि मैंने टू लिया है, तो टू हमारा इंटीजर है, तो इंट ए इक्वल्स टू टू। ठीक है, और इंट बी इक्वल्स टू थ्री, और मैंने प्रिंट कर दिया ए प्लस बी इक्वल्स टू परसेंट डी, और मैंने कॉमा करके बाहर लिख दिया ए प्लस बी। तो ये जो हमारा परसेंट डी है ना, ये परसेंट डी जो है इसके प्लेस पे ए प्लस बी हमको आ जाएगा, तो इसका जो फाइनल आउटपुट होगा वो कुछ इस टाइप से, ए प्लस बी इक्वल्स टू फाइव।
यहाँ तक क्लियर हुआ? हम्म। अब इसके बाद आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? ये बेसिकली ना कंपैरिजन करते हैं दो या दो से ज्यादा नंबर्स के बीच में। ठीक है ना? तो सी के पास जो है हम, तो इसका जो आंसर होगा ना हमेशा बूलियन में आएगा। बूलियन मतलब या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू मतलब वन और फॉल्स मतलब जीरो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, क्या टू छोटा है थ्री से, है ना? तो इसका आंसर क्या बोलोगे तुम? क्या टू छोटा है थ्री से? बोलो, बोलो यार, हाँ ना तो बोलो। ट्रू। हाँ, ट्रू या वन। वो हमेशा जब भी तुम कंपैरिजन कर रहे हो दो नंबर्स में, तो यही आंसर, या तो हाँ वो होगा छोटा, या तो फिर नहीं होगा। यही तो केस होंगे, ठीक है ना? तो जैसे कि इसके जो टाइप्स हैं, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? यही वाले। तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो अगर तुमको जो है ना इक्वल कंपेयर करना है कि क्या ए टू के बराबर है या नहीं, तो तुम सीधा ना ए इक्वल टू टू नहीं लिखोगे। अगर तुम ए इक्वल टू टू लिखोगे ना, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। तो उसका क्या करेगा, ए में वैल्यू टू जो है स्टोर हो जाएगी। इस चीज को समझ रहे हो? अगर तुमने सिर्फ ए इक्वल्स टू टू लिखा, तो वो जो ए का ए में टू जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। तो अगर तुमको कंपेयर करना है कि क्या ए टू के बराबर है या नहीं, मतलब ए पे जो भी वैल्यू स्टोर है वो, तो तुम उसके लिए ना डबल इक्वल्स टू यूज करोगे। हमेशा ना बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन नहीं कर रहा। जब भी इक्वल वाला कंपैरिजन करोगे ना कि क्या ये इसके बराबर है या नहीं, तो मुझे डबल इक्वल टू आएगा। ठीक है, और अगर नॉट इक्वल टू तुमको कंपेयर करना है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू सही। ठीक है, इसका ना एग्जांपल लेते हैं। ऑपरेटर्स, ये क्या, देखो विजिबल है क्या? अब कोड विजिबल है ना? तो देखो, अब जैसे सपोज करो कि मुझे ना अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है दो नंबर्स के बीच में, जो ऐड करना है। तो ये पुराना वाला ही है, हैश इंक्लूड एसटीडी आईयूएनएफ जी, तो हमारा रहेगा ही रहेगा। ये हमने मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि दो नंबर्स को पहले तो हमने क्या किया, उनको डिफाइन किया कि वो कौन से होंगे, इंट ए कॉमा बी इनिशियलाइज कर दिया। अब हमने यूजर को प्रिंट कराया कि एक नंबर ए एंटर करो, फिर उसको हमने स्टोर कर लिया ए। फिर उसके बाद हमने जो है यूजर को बोला कि दूसरा नंबर लो, फिर उसको हमने क्या कर लिया, बी में स्टोर कर लिया। और उसके बाद हमने सम करा दिया, प्रिंट ए प्लस बी। क्लियर? तो इसका जो आउटपुट होगा वो कैसे टाइप से आएगा? क्या नाम है इसका? हाँ बोलो। जीसीसी जो है ना, ये जो तुमने कंपाइलर डाउनलोड किया हुआ है ना, ये उसका वो है, मतलब उसके लिए कमांड है। मतलब ये जो जीसीसी जब तुम यूज कर रहे हो ना, तो तुम ये जो हमारा जो कंप्यूटर है उसको तुम इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि जो हमारा जो जीसीसी जो मिंजी डब्ल्यू जो तुमने कंपाइलर इंस्टॉल किया हुआ है ना, उसको ओपन कर दे। ठीक है ना?
हाँ, ये जो है ना देखो, ये जो सम डॉट सी है ये तो हमारी फाइल फाइल का नेम है। हाँ, और ये जो माइनस ओ है इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारी आउटपुट फाइल इसकी बनकर आएगी, मतलब माइनस वो आउटपुट को है, आउटपुट को डिनोट करता है, और स्पेस करके जो तुमने आर लिखा है ना, ये ना जो आउटपुट फाइल है उसका नाम, जैसे कि तुम यहाँ पे देखो ये मेरी आर डॉट ई एक्स बन गई ना। हाँ, तो ये है, तो इसकी जगह तुम कुछ भी लिख सकते हो, तो उससे क्या होगा, जो भी तुम नाम लिखोगे ना ओ के बाद, तो जो तुम्हारी ई एक्स फाइल है वो उसी नाम से आएगी। ठीक है, उसके बाद तुमने देखो आर को रन कराया, तो हमारा कोड जो है वो मतलब एग्जीक्यूट हो गया, और सबसे पहले हमको क्या आ गया, एंटर नंबर ए। ठीक है, तो अब इसमें मैंने जैसे 4 टाइप कर दिया, अब उसने बोला एंटर नंबर बी, मैंने ए टाइप कर दिया तो आ गया द सम इज 12। ठीक है, इस टाइप से जो है ना जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया, अब इसकी जगह अगर मैं इसकी जगह अगर मैं माइनस कर देती हूँ, ठीक है ना, अब इसके बाद अगर मैं इसको रन कराती हूँ, एक सेकेंड, जीसीसी, ठीक है ना, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि अब देखो द सम इज -1, तो ये क्या हुआ कि ये सब्सट्रैक्ट कर चुके हैं। इस टाइप से तुम कोई भी ऑपरेशन जो भी तुमको चाहिए वो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अच्छा इसमें कोई वो नहीं है, चलो एक जो, हाँ वो, हाँ, हम्म, अच्छा ये सॉरी, हाँ ये, अरे सम ये तो स्ट्रिंग है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, ये तो हमको चेंज करना है। ये मैं सॉरी, ठीक है ना, ये हमको ये तो देखो ये वाला जो है ना, ये तो सिर्फ स्ट्रिंग है, ये कंप्यूटर को इससे मतलब नहीं है, ये तो इसको ऐसी कैसे प्रिंट कर देगा, वो जो आंसर आएगा वो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, यहाँ पे तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे तो तुम हिंदी में भी लिख सकते हो कि ए और बी को माइनस करने पर ये मिले, कुछ भी लिख सकते हो तुम यहाँ पे जो है। ठीक है ना, किसी भी भाषा में, वो तो स्ट्रिंग्स है, कुछ भी, वो तो उसको उससे मतलब नहीं है, वो सिर्फ इसको देखेगा, एक ही परसेंट डी को देखेगा, बस इन दो चीजों को देखेगा आंसर के टाइम पे। ठीक है, ये वाला चीज क्लियर हो गया ना। इसी टाइप से जितने भी तुमको ऑपरेशन है वो तुम उसको लगा सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ ये, ठीक, अब इसको रन करते हैं। अब देखो मैंने क्या किया था, जो मैंने ये स्ट्रिंग को छोड़ो, तुम इस चीज को देखो, मैंने जो ऑपरेशन लिया था वो ये था, क्या ए छोटा है बी से। ए हमने क्या दिया उसको, 4 दिया, बी हमने क्या दिया, 5 दिया, तो क्या 4 छोटा है 5 से, हाँ, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ गया, 1, और 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है ना, इस टाइप से तुम कोई सा भी रिलेशनल ऑपरेटर भी लगा सकते हो। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई सबको ना। हाँ, ठीक है ना, इस टाइप से। अब जैसे ये जो है ना, ये वाला कोड ये किसके लिए है, इक्वल्स टू चेक करने के लिए, कि जैसे मैंने ए ले लिया 2, बी ले लिया 2, और मैंने ये चेक किया कि क्या ए जो है बराबर है बी के, तो इस केस में बराबर है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1, और जैसे ही मैं बी का वैल्यू चेंज करके कुछ भी डाल दूंगी, या ए का कुछ भी इसमें से एक वैल्यू चेंज कर दूंगी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर फॉल्स। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स तुम इस टाइप से इसको यूज कर सकते हो। अब इसके बाद जो थर्ड आते हैं वो आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि सबसे पहले तो ये तीन मतलब कंपेयर करते हैं बूलियन वैल्यूज को, जैसे एंड और नॉट। तो एंड ये एक चीज, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है, जैसे कि दो कंडीशन थी, इसको तुम इस टाइप से लो, अगर मैं ग्रेड सिस्टम बना रही हूँ या नहीं, इसको देखो पहले ना ये एंड का मतलब क्या होता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो काम होगा। ठीक है, जैसे कि मैं जो है ना कोई इफ कंडीशन चला रही हूँ, अभी इफ एल्स में भी आगे इसी में किसी क्लास में पढ़ेंगे, मैंने कोई इफ कंडीशन चलाई,
मेरे पास एक ए वैल्यू है, तो मैंने क्या किया कि दो स्टेटमेंट दे दिए कि एक तो ए जो है, ए क्या हो, बराबर हो टू के, सब सपोज करो, ठीक है ना। ए मैंने दे दिया बराबर हो टू के, और फिर मैंने इसी में एंड का कंडीशन दे दिया कि ए जो है लेस देन हो थ्री से। सपोज करो मैंने ये दो कंडीशंस दे दी, ठीक है ना। एक कंडीशन दे दी कि ए बराबर हो टू के, ये टू है, ठीक है ना। और एक कंडीशन दे दी कि ए जो है थ्री से लेस हो। तो ये, और तब जाके कोई ना कोई मैंने ये दे दिया कि मतलब ये वाला कोड जो है हमारा रन होना चाहिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो वो कोड कब रन करेगा, जब ये दोनों ही कंडीशन है, ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है ना। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी जाके वो वाला जो भी नीचे का तुमने कमांड दी होगी वो रन करेंगे। अगर सपोज करो उसमें से एक भी फॉल्स हो जाती है, कि जैसे ए का वैल्यू सपोज करो वन है, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है कि थ्री से कम है, लेकिन ये वाली नहीं कर रहा है कि टू के बराबर नहीं है, तो फिर वो जो है फॉल्स रिटर्न करेगा, वो फिर नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से। और में क्या होगा कि अगर एक भी, इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो आगे उसको पॉजिटिवली लेगा, ठीक है। और के लिए क्या होता है, ऐसे हमने डबल ये वाला सिंबल यूज करते हैं, और के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, एंड के लिए। और नॉट के लिए क्या होता है, ये वाला सिंबल। नॉट के केस में क्या होगा कि इसको जस्ट रिवर्स कर देगा, कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन का आंसर हमारा वन आ रहा है, वो हमको क्या दे देगा, जीरो दे देगा। और अगर जीरो आ रहा होगा तो वो हमको क्या दे देगा, वन दे देगा, ठीक है। तो इसके लिए ना, और ये वाली एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। तो इसका जैसे ये वाला एग्जांपल है कि मैंने ए ले लिया वन, ठीक है ना, और बी ले लिया जीरो। तो इस केस में मैंने बोला ए और बी। अब देखो इन दोनों में से एक कंडीशन मेरे पास वन है ना, एक तो वन है ना मेरे पास, तो इसका जो आंसर आएगा वो वन आएगा। और अगर मैं यहाँ पे एंड लेती हूँ तो इसका जो आंसर होगा फिर वो जीरो। क्लियर हुई ये वाली चीज, सबको क्लियर हुआ। सबको क्लियर हुआ। हाँ, तो अब इसके बाद ना बिट वाइज ऑपरेटर्स आते हैं। तो जो बिट वाइज ऑपरेटर होंगे, पहली बात तो इसकी खासियत ये है कि ये ना बाइनरी फॉर्मेट में काम करते हैं। जो तुम्हारे नंबर्स है उनसे इनको कोई लेना देना नहीं है, तो ये ना बाइनरी नंबर्स में काम करेगी। तो जैसे कि सपोज करो, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, जैसे सपोज करो मैंने लिखा टू, बिट वाइज वाला एंड है ये, और थ्री, ठीक है। तो अभी ना इसको टू और थ्री इस टाइप से नहीं लेगा, ये पहले क्या करेगा, टू को ना बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो टू का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वन जीरो, ठीक है ना। और थ्री को भी ना ये बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, तो थ्री का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वन वन, ठीक है ना। तो अब क्या करेगा कि ये जो है ना, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, पहले ना ये वाली जो जीरो वन है ना, ये वाले, इन दोनों को कंपेयर करेगा, इन दोनों पे जो है बिटवाइज, इन दोनों पे जो है ना बिटवाइज एंड का वो लगाएगा ऑपरेशन, ठीक है ना, इन दोनों पे। तो देखो एक जीरो है और एक वन है, तो इसका आंसर कितना आएगा, जीरो और वन पे क्या आंसर आएगा अगर मैं एंड लगाऊंगी तो, है ना, तो जीरो आएगा। तो एक तो इसका आ जाएगा जीरो वैल्यू। दूसरा में क्या होगा कि ये वन है और ये भी वन है, तो वन और वन में जब एंड लगेगा तो क्या आंसर आएगा इसका, वन, ठीक है ना, वन। तो जो इसका फाइनल आउटपुट होगा, अब इसको जो है तुम नॉर्मल अपने उसमें कन्वर्ट कर लो, तो कितना हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, इस टाइप से।
तो ये जो है ना बिट वाइज पे काम करता है। इसको ना तुम डिटेल में, जो तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है डिजिटल एंड लॉजिक डिजाइन, ये जो बिट ऑपरेशन है इनको बिट में कैसे कन्वर्ट, बाइनरी में मतलब कैसे कन्वर्ट करना है, तो इस पे एंड का, और का, जोर। जोर जो है ना, जोर कुछ भी नहीं है, ये नॉट और है, यानी कि और का जस्ट उल्टा। और में क्या होता है कि अगर दोनों जीरो है तो मेरे को क्या मिलता है, देखो जोर में क्या होगा, अगर दोनों जीरो है तो मेरे को जीरो मिलता है, और के केस में तो वन, सॉरी जोर के केस में मेरे को वन मिलेगा, ठीक है ना। अगर मेरे को ये और के केस में एक जीरो एक वन पे क्या मिलता है, मेरे को वन मिलता है, तो जोर के केस में क्या मिल जाएगा, जीरो, ठीक है ना। इस टाइप से इसमें वन जीरो, तो इसमें क्या मिलेगा मुझे, और में वन मिलेगा, और इसमें क्या मिल जाएगा, ये जीरो। और इसमें अगर दोनों वन हो तो क्या मिलता है मेरे को, वन मिलता है, तो इसमें क्या मिल जाएगा, जीरो, ठीक है ना। तो गौर का ये होता है, कॉम्प्लीमेंट का भी सेम वही है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, सॉरी कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स होगा। अगर वन होगा आंसर तो जीरो हो जाएगा, जीरो होगा तो वन हो जाएगा। ये वाली समझ में आए, बाय, यहाँ तक समझ में आया, बिटवाइज ऑपरेशन, ऑपरेशन सॉरी, ठीक है। इसमें ना दो और होते हैं, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट में क्या होता है, सपोज करो अ, मेरे पास ये वाला नंबर है, 0 0 1 1, ठीक है ना। मेरे पास ये नंबर है, अब इसको अगर मुझे राइट में शिफ्ट करना है, या चलो पहले लेफ्ट शिफ्ट को लेते हैं, अगर मुझे इसको ना लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो उस केस में क्या होता है, लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए क्या होगा कि ये जो जीरो है ये तो अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से इधर भी आ जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला जीरो इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना, ये इधर, ठीक है। और ये वाला जो वन है, ये वाला, ये ना ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। जब तुम 0 0 1 1 को लेफ्ट शिफ्ट करोगे, बेसिकली तुम्हारा ये आंसर है, ये क्या होता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट। अब अगर मुझे राइट शिफ्ट करना है, तो राइट शिफ्ट में क्या होता है, अगर ये 0 0 1 1, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, इसको इसको तो हम ड्रॉप कर देंगे, ये हो जाएगा 0 1 और 1। ये वाला जो स्पेस, एक सेकेंड ना, ये वाला जो स्पेस है ना, ये एम्प्टी। इस टाइप से शिफ्टिंग होती है, ये भी जो है तुम्हारे मतलब आगे, ये जो है ना जो तुम्हारा थर्ड सेम होगा, सीओए एक सब्जेक्ट है, उसमें तुमको काम में आएगा। तो मतलब ये अभी तुमको समझने की कोशिश नहीं है, बट ये है कि तुमको ऑपरेशंस पता होना चाहिए, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। तो अगर तुम्हारा थ्योरी में व्हाट आर ऑपरेटर्स, तो उसको तुम जो है अच्छे से लिख के आओ, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है कि ये ना वैल्यूज को असाइन करता है। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया a इक्वल टू जीरो, तो a में जीरो जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। b इक्वल टू, तो b में जो है वन वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगा। ये वाली चीज क्लियर हुई। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि वैल्यूज को असाइन करते हैं। अब इसके भी अलग अलग टाइप्स है, तो सबसे पहले तो मेरा क्या है इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू वन, तो ये क्या कर देगा, a की वैल्यू वन हो जाएगी। अब सपोज करो मैं लिखती हूँ a प्लस इक्वल्स टू वन। अब बताओ इसका क्या मतलब हुआ, इट इज इक्विवेलेंट टू a इक्वल्स टू a प्लस वन, ठीक है ना, वन। तो बेसिकली a प्लस इक्वल टू वन का मतलब क्या होता है, a इक्वल टू a प्लस वन। तो सपोज करो अगर a की मेरी करेंट वैल्यू टू है, तो अब ये क्या करेगा कि a को जो है ना थ्री स्टोर कर देगा, कि टू प्लस वन। अब a की जगह पे क्या वैल्यू मेरी स्टोर हो जाएगी, थ्री। और a माइनस इक्वल टू का भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा a इक्वल टू a माइनस वन। a मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू है ना वो वन, वन कंपल्सरी नहीं है, वो कुछ भी जो भी तुम लिखोगे,
यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी सेम हो जाएगा, ए इक्वल टू ए इंटू वन, और डिवाइड का भी सेम। ये वाली चीज क्लियर हुई। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये इन सबको ना अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज ये थ्योरी में भी, कोड में जो आएगा तो आएगा, ये वाला क्वेश्चन क्या थ्योरी में भी आ सकता है कि व्हाट आर ऑपरेटर्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो ये जितने भी ऑपरेटर्स है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तुम उसको लिखोगे, फिर उसको एक्सप्लेन करोगे, जिस टाइप से मैंने नोट्स में लिखा हुआ है उसी टाइप से तुमको उसको पूरा की पूरा लिख के आना पड़ेगा, तभी ये 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो एक जैसे ये इसका एग्जाम्पल है कि ये वाला जो मैंने भी किया था उसको बस ये करते ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए डिवाइडेड बाई बी, ये अलग अलग ऑपरेशन इसमें कर दिए, तो उसके जो भी तुम्हारे आउटपुट्स होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है कि ये हमारे कंप्यूटर को बताता है कि जो भी आउटपुट या तो तुम दे रहे हो, जो भी तुम प्रिंट करा रहे हो, या तो वो, या फिर जो भी तुम इनपुट ले रहे हो कंप्यूटर से, वो किस फॉर्मेट में है, यानी उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है ना, जैसे कि तुमने अभी तक नोटिस किया होगा कि अभी जब हमने प्लस माइनस वगैरह का जो अभी जो इससे पहले जो कोड मैंने दिखाया था, उसमें मैंने परसेंट डी लिखा था। तो परसेंट डी का मतलब क्या होता है, इंटीजर। परसेंट डी किसको डिनोट करेगा, इंटीजर को करेगा। ठीक है ना, अगर तुमने लिख दिया परसेंट सी, तो परसेंट सी क्या हो जाता है, कैरेक्टर। ठीक है ना, और क्या कहते हैं, परसेंट एफ किसके लिए होगा, फ्लोट वैल्यू के लिए होता है। ठीक है ना, इस टाइप से जो है अलग अलग चीजें हैं। और ये जो साइंड इंटीजर और साइंड और अनसाइंड का मतलब क्या होता है, साइंड अगर किसी की भी आगे लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव्स भी हो सकती है और नेगेटिव्स भी हो सकती है, मतलब उसको कोई ना कोई साइन होगा। लेकिन जो अनसाइंड होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, साइंड और अनसाइंड, साइंड इंटीजर मतलब कि ये इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और अनसाइंड इंटीजर का मतलब होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है अलग अलग वैल्यूज के लिए, इसको तुम नोट्स में पढ़ लेना। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम एस्केप सीक्वेंस में। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है कि अब सपोज करो कि तुमको जो है ना, इसको देखो कोड से देखो। अगर मैंने ना यहाँ पे बहुत सारा स्पेस दे दिया, ठीक है ना, अब अगर मैं इसको रन कराऊं, तुमको क्या लगता है कि ये स्पेस आएगा या नहीं, बताओ। एक सेकेंड, अब पता नहीं इसमें ये स्पेस, क्योंकि शायद हम वीएस कोड में यूज कर रहे हैं तो इसलिए शायद इसमें स्पेस आ रहा है, बट अगर उसको तुम नोटपैड वगैरह में करोगे ना, तो ये वाला जो स्पेस है ये नहीं आएगा। या फिर सपोज करो मुझे ये वाला जो सिंबल है इसको ही लेना है, तो ये नॉर्मली जब उसमें तुम यूज करोगे ना, तो ये वाले जो सिंबल्स है ना ये इसमें आते नहीं है। तो इसका या तो फिर वर्जन अपडेट हुआ है, तो उस वजह से हो सकता है। एक बार चेक करके देखने का, ये इसमें शो हो रहे हैं, बट इसका जो फॉर्मेट, एस्केप, जो एस्केप सीक्वेंस का जो मेन यूज होता है वो यही यूज होता है कि इस टाइप की जो चीजें अगर हमको अपने कोड में इंसर्ट करानी है तो उसके लिए, तो जैसे अगर तुमको टैब स्पेस का, अगर कम से कम एक टैब स्पेस जितना स्पेस चाहिए, तो उसके लिए तुम स्लैश टी यूज करोगे। अगर तुमको बैक स्पेस चाहिए तो स्लैश बी। अगर तुमको जो अभी न्यू लाइन जो हम यूज करते भी रहते हैं, तो तुमको एक न्यू लाइन चाहिए तो उसके लिए स्लैश एन यूज करोगे। ठीक है ना, और इस टाइप से अलग अलग, अगर सिंगल कोट है तो स्लैश, इस टाइप से जो है इसका यूज होता है। एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस कुछ भी नहीं है, बस ये है कि अगर हमको ये वाले कैरेक्टर्स चाहिए, कुछ कुछ एस्केप सीक्वेंस ऐसे भी होता है, अगर सपोज करो कि तुम्हें एक साउंड चाहिए, तो उसके लिए ना स्लैश ए करके होता है, तो उससे क्या है ना, साउंड भी हल्का सा एक नोटिफिकेशन साउंड होता है, वो भी तुम्हारे प्रोग्राम में आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे ना इम्पोर्टेंट चीज है सी प्रोग्रामिंग की, मतलब बहुत बेसिक, इसी पे मतलब ये तो तुम्हारा हर प्रोग्राम में यूज हो ही रहा होगा, वो होता है इफ एल्स। ठीक है ना, इफ एल्स बेसिकली क्या है, ये होता है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि ये डिसाइड करेंगे अलग अलग कंडीशंस को
तो सी जो है ना इफ कीवर्ड को यूज करता है। सी किसको यूज करता है? इफ कीवर्ड को यूज करता है डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमेशा किसी न किसी ब्रैकेट में बंद रहते हैं। और ये जो है ना हमको, अगर जो इसके आगे मैंने कंडीशन लिखी हुई है अगर वो ट्रू होती है तो क्या होगा, उसके आगे जो भी मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हुए होंगे वो हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वो उसमें से कुछ भी जो है क्या कहते हैं एग्जीक्यूट नहीं होगा, और फिर वो वाला जो पार्ट है उसको जो हमारा कंपाइलर है स्किप कर देगा। ठीक है ना? तो इसीलिए अब इसके लिए हमने अलग-अलग रिलेशनल ऑपरेटर्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है? जैसे कि ये तो तुमको अब बता ही दिया है, ए इक्वल टू बी का मतलब क्या है, ये कम चेक करेगा क्या ए बी के बराबर है। ए इसका ए एक्सक्लेमेशन इक्वल टू बी का मतलब ये चेक करेगा क्या ए बी के बराबर है नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इस टाइप से अलग-अलग है। ठीक है ना? तो इसका एक ना प्रोग्राम देखते हैं उसी से तुमको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? जैसे कि ये है, पहले ना थोड़ा-सा कोड को एक्सप्लेन करते हैं। तो हैश इन ये तो इतना तो सेम से ही है। ये जो है ना मैंने किसके लिए लिखा है, अगर सपोज़ कर तुमको चेक करना है जैसे कि तुमने फॉर्म बनाया, ठीक है? अब उसमें तुम चाहते हो कि सिर्फ़ वो 18 प्लस वाले ही जो है ना उस चीज़ को मतलब एक्सेस कर पाएँ। जैसे वोट वगैरह का हो गया कि सिर्फ़ 18 एज से बड़े ही लोग वोट दे सकते हैं, उससे नीचे नहीं दे सकते। तो इसमें जैसे मैंने क्या किया, पहले लिखा प्रिंट किया कि अपनी जो है ना एज एंटर करो। तो उससे क्या होगा कि यूजर कोई ना कोई एज को एंटर करेगा। उसको मैंने स्कैन कर लिया, एज वाला जो मैंने वेरिएबल लिया हुआ है उसको मैंने स्टोर कर दिया। अब उसके बाद पहले तो मैंने एक यूजर को एक वार्निंग दे दी कि तुमने जो है ना ये एज अपनी दी हुई है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ का एक कंडीशन लगा दिया कि अगर जो एज है वो बड़ी हो या बराबर हो, एज या तो ज्यादा हो या बराबर हो 18 के, तो क्या करो कि तुम प्रिंट कर दो यू कैन वोट। समझे इस चीज को? इफ, तो यहाँ पे तो मैंने देखो इसका सिंटेक्स पे गौर करो, पहले इफ कीवर्ड लिखा, उसके बाद ब्रैकेट्स में मैंने कंडीशन दे दिया। अब इस जगह पे तुम ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी कंडीशन, जो भी तुमको कंडीशन लगानी है तुम उसको दे सकते हो। फिर करली ब्रेसेस के अंदर ना इस करली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा होगा वो सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये मेरे ऊपर वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करे, यानी इसका आंसर जो है ट्रू है। अगर ये फॉल्स आता है तो जो हमारा कंपाइलर है इस वाले पार्ट को एस्केप कर देगा, मतलब उसको स्किप मार देगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसको अगर तुम्हें सिर्फ इसके अलावा तुम्हें कोई और कंडीशन नहीं चाहिए तो तुम इसको ना सिर्फ यहीं पे छोड़ सकते हो, हटा दो इसके नीचे का। तो बस ये होगा कि अगर उसका 18 से बड़ा होगा तो आ जाएगा यू कैन वोट, अगर नहीं होगा तो फिर वो उसके आगे ना आगे आ जाएगा, जो भी होगा उसके आगे उसमें नहीं होगा। दूसरा क्या है कि तुमने इसके आगे एल्स लगा दिया। ठीक है ना? ये एल्स इफ वाला भी स्टेटमेंट रहने दो। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक कंडीशन है कि हो तो ये हो और नहीं हो तो ये हो, तो अगर सपोज तुम्हें ना दूसरा कोई और पैरामीटर देना ही नहीं है कि 18 से कम पे आपको वो दे ही नहीं सकता, तो तुमने कर दिया एल्स और यू कैन नॉट डू। अब इसमें क्या है, मैंने एक ही एग्जांपल में सब समझाने के लिए एक और स्टेटमेंट दे दिया एल्स इफ का। यानी अगर तुम्हारे पास दो से ज्यादा कंडीशन है, ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ कि अगर किसी की एज 10 से और 18 के बीच में है तो वो भी बेचारा वोट कर पाए। ठीक है ना? तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया कि अगर उसकी, अब हमको ये तो कंफर्म है कि 18 से वो कम है, तभी तो हमारा ये वाला कंडीशन आ रहा है। अब मैंने कर दिया अगर 18 से कम है और 10 से ज्यादा है तो प्रिंट आ जाएगा कि यू आर बिटवीन 10 टू 18 एंड यू कैन वोट फॉर किड्स। समझ रहे हो? इस टाइप से। और थर्ड कंडीशन मैंने क्या डाल दिया, एल्स इफ अगर एज 3 से बड़ी है, यानी 10 से छोटी है 3 से बड़ी है, तो क्या आ गया, यू आर बिटवीन 3 टू 10 यू कैन वोट फॉर बेबीज। ठीक है, और लास्ट में ये वाला कंडीशन कब चलेगी, जब ऊपर की सारी फॉल्स हो जाएंगी तभी कंडीशन आएगी कि यू कैन नॉट वोट, और इसके बाद रिटर्न 0 खत्म। यहाँ तक चीजें समझ में आई? ये चीज सबको क्लियर हो गई क्या? अब इसको थोड़ा सा ना एक बार रन करके देख लेते हैं। GCC
else policy not applicable in। अब देखो इसमें मेरे से पूछो एंटर योर एज। सपोज करो मैं ना अलग अलग केस लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 4। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, यू आर बिटवीन 3 to 10 एंड यू कैन वोट फॉर, सॉरी वोट फॉर बेबीज। ठीक है, इस टाइप से तुम मतलब अलग अलग केसेस के लिए बना सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई। इस कोड में कुछ भी डाउट? इस टाइप से तुम ना कोई भी इफ एल्स की कंडीशन कहीं पर भी कैसे भी लगा सकते हो। इसका सिंटेक्स ये रहेगा, ठीक है ना। तुम चाहते तो सिर्फ इफ भी लिख सकते थे, तो इफ के केस में अगर वो ट्रू होता तो वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होगा तो फिर वो बंद हो जाएगा, मतलब उसमें तो कुछ नहीं होगा। अगर सिर्फ एल्स लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा कि इफ का स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो वो प्रिंट हो, मतलब वो एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स है तो फिर सीधा डायरेक्टली कोई कंडीशन चेक नहीं होगी, सीधा एल्स वाला वो हो जाएगा प्रिंट। अगर एल्स इफ लगा हुआ है तो वो भी कंडीशन जो है ना चेक करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? बताइए, कोई डाउट? इसको ना थोड़ा सा ना प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये और तुमको ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यही वाला कोड है जो मैंने तुमको बताया। अब इसके बाद हम आते हैं स्विच केस पे। ये कोई ये जिसका भी है म्यूट कर ले, मेरे को मेरी आवाज रिपीट आ रही है। हाँ, तो स्विच केस में क्या होता है कि स्विच केस अ काइंड ऑफ, मतलब उसी टाइप का, सेम नहीं बट हाँ उसी टाइप का इफ एल्स जैसा ही है, कि इसमें भी हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई कंडीशन को चेक करते हैं। अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो जो भी हमने स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब जो भी उसको ब्लॉक में कोड दिया हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स होता है, मतलब सॉरी वो कंडीशन फॉल्स होती है, तो वो उसके आगे पहुंच जाएगा, मतलब उसके आगे वो चलेगा। ठीक है, तो अब इसमें जैसे क्या है कि इसके आगे चलते हैं, ठीक है ना। मेन जो इसमें है कि स्विच केस में क्या है कि 3 चीजें होती हैं। पहला तो था स्विच, तो स्विच तो क्या कीवर्ड है जो ये बताएगा हमारे कंप्यूटर को कि हम जो है स्विच का कुछ यूज कर, मतलब स्विच का यूज कर रहे हैं। दूसरी उसमें आती है केस, तो इसमें हम ना केस बताएंगे, पहली मतलब केस 1, केस 2, केस 3, इस टाइप से कंडीशंस बताएंगे कि क्या मतलब क्या क्या तुमको चेक करना है। फिर थर्ड होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि अगर उसमें से कुछ भी वो नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, मतलब अगर वो लास्ट तक आता है तो ये तो होगा ही होगा, मतलब कि इसमें कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगी, ये वाली चीज तो प्रिंट होगी ही होगी, मतलब जो भी तुमने कोड दिया। अब इसको ना जैसे यूज कैसे, मैं ना इसको तुमको हल्का सा बताती हूँ। जैसे सपोज करो कि मेरे को इस साइड से कुछ कोड लिखना है कि मे, पहले मैंने यूजर से 2 नंबर लिए, ए और बी। उसके बाद मैं यूजर से पूछूं कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, यूजर से ही पूछूं। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं वो ऑपरेशन करके उसको प्रिंट कर दूं, मतलब उसको आंसर दे दूं। अब तुम ये सोचो कि अगर हमको ये पूछना है कि कौन सा आपको ऑपरेशन करना है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर तुम स्ट्रिंग के थ्रू पूछोगे, मतलब स्ट्रिंग यूज करके पूछोगे, तो उस केस में तो क्या होगा कि यूजर ने अब तुमने ऐड सोचा कि वो ऐड लिखेगा, उसने एडिशन लिख दिया, हो सकता है उसने स्मॉल में लिख दिया, तो ना कंपेयर करने में डिफिकल्टी आएगी। तुमने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया पहले कि ए का मतलब है प्लस, मतलब एडिशन। तुमने पहले यूजर को ये बता दिया कि ए का मतलब है एडिशन, ठीक है ना। बी का मतलब है माइनस, मतलब सब्सट्रैक्शन शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ठीक है ना, सब्सट्रैक्शन। ये मैं तुमको एक एग्जांपल दे दूँ कि स्विच का तुम कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, सी का मतलब है मल्टीप्लीकेशन और डी का मतलब है डिवाइड। अरे मतलब ठीक है ना, इसको समझ लो, डी का मतलब है डिवाइड। अब इस केस में मैंने क्या किया, अब मैंने ना पहले यूजर से पूछा कि अब तुमको बताओ तुम इन चारों में से ऑप्शन सिलेक्ट करो। अब यूजर क्या करेगा, या तो ए लिखेगा, बी लिखेगा, सी लिखेगा, डी लिखेगा। अब मैंने क्या किया कि अब लगाया स्विच। स्विच में पहला केस दिया केस ए, यानी कि अगर यूजर ने
ए सिलेक्ट किया है तो मैंने लिख दिया प्रिंट ए प्लस बी। ठीक है। अब दूसरा लिखा केस बी, अगर यूजर ने बी सिलेक्ट किया है तो प्रिंट ए माइनस बी। तीसरा मैंने लिया केस सी कि तो उस केस में अगर यूजर ने मल्टीप्लाई लिया हुआ, अगर सी केस है तो फिर प्रिंट ए इंटू बी, और फिर डी में प्रिंट ए डिवाइडेड बाय बी। तो इस टाइप से अगर तुम लिखोगे ना तो तुमको ना इजी पड़ेगा, क्योंकि अब तो यूजर के पास सिर्फ 4 ही ऑप्शन है, ए बी सी डी, और उस पे तुमने जो है वो लगा दिया। और डिफॉल्ट में क्या लिख दोगे, प्लीज एंटर वैलिड ऑप्शन, इस टाइप से कि अगर ये चारों में से नहीं होता तो क्या है कि ये तुमने डाल दिया। अब इसमें ना एक चीज याद रखना कि अगर तुमने नॉर्मली ये ऑपरेशन लिखा हुआ है तो क्या होता है ना, ये ब्रेक नहीं होता है, यानी कि चाहे ऊपर वाला ट्रू भी होगा ना तो भी वो बेचारा नीचे वाला चेक करेगा ही करेगा। ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले तो देखो इसका सिंटैक्स देख लो, नॉर्मल स्विच का, ये तुमने स्विच लिख दिया, फिर यहाँ पे कोई ना कोई एक्सप्रेशन लिख दोगे, केस की फर्स्ट वैल्यू, फिर तुमने बता दिया क्या करना है, केस की सेकंड वैल्यू, फिर बता दिया क्या करना है, फिर डिफॉल्ट दे दिया, उसको बता दिया क्या करना है, खत्म कर दिया। ठीक है ना। अब जो मैं बोल रही थी, मैं क्या बोल रही थी, ठीक है, तो इसमें जो है ना, हाँ मैं ये बोल रही थी कि अगर इस केस में, अब देखो इसी केस में क्या होगा कि वन भी एग्जीक्यूट होगा, टू भी एग्जीक्यूट होगा, और थ्री भी, मतलब टू भी एग्जीक्यूट होगा, और डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट होगा। अब मैं ये चाहती हूँ कि अगर वन की कंडीशन ट्रू होती है, अगर वन सेटिस्फाई हो रहा है, तो टू और थ्री एग्जीक्यूट ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डू दिस जो है इसके नीचे ना तुम एक ब्रेक लिख दोगे। क्या लिख दोगे, ब्रेक। अभी इसमें लिखना नहीं जा रहा, तुम लिख देना ब्रेक और सेमी कॉलन। तो ब्रेक सेमी कॉलन से क्या हो कि अगर वो केस सेटिस्फाई होगा तो वहीं पे हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगा, और वो उससे एग्जिट कर देगा उस स्विच स्टेटमेंट से। तो उससे ये फायदा होगा कि नीचे के जो केसेस है वो नहीं होंगे। ये वाली चीज समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है ना कि गायब तो नहीं हो रहा ऊपर ही ऊपर। अभी इसको एक एग्जांपल से भी बता देंगे, हाँ। ठीक है ना। इसकी बस एक कंडीशन है हमारी कि इसका जो एक्सप्रेशन है या तो इंटीजर होना चाहिए या कैरेक्टर, यानी 1 2 3 4 पे चलेगा, या फिर ये चलेगा हमारा ABCD वगैरह पे। ठीक है ना। तो अब इसका ना एक काम करते हैं, एग्जांपल देखते हैं स्विच का। ठीक है। स्विच का जैसे ना मैंने ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर मेरे मेरे पास आई का वैल्यू 9 है, तो मैंने क्या लिखा है, स्विच आई केस 5, यानी कि अगर आई की वैल्यू 5 होगी तो ये प्रिंट कर देगा वैल्यू 7। ठीक है। केस 0 मैंने दे दिया वैल्यू इज 8, केस 9 मैंने दे दिया वैल्यू इज 9, और देखो सबके नीचे ना ब्रेक है। ठीक है। और इसके बाद डिफॉल्ट कर दिया वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट। अब इसको जब मैं रन करूंगी, तो इसमें आगे वैल्यू इज 9। अब देखो वैल्यू इज 9 के अलावा, क्योंकि मैंने इसमें ना हर जगह ब्रेक लगाया हुआ है, ठीक है ना। अब हर जगह मैंने इसको ना ब्रेक लगाया हुआ है, तो उससे क्या हुआ है कि बाकी की जो अलग जो दूसरी वो है ना, वो नहीं हुए हैं, क्या बोलते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। अब सपोज करो कि अगर इस ब्रेक को ना मैं कमेंट कर देती हूँ, ठीक है ना, मैंने इस ब्रेक को कमेंट कर दिया, नहीं अभी ब्रेक इस कोड का पार्ट नहीं है, तो अब इस वाले केस में हम देखना क्या होगा। अब देखो, जब मैंने ब्रेक को कमेंट कर दिया तो जो वैल्यू इस 9 है वो तो आया ही आया, लेकिन साथ में जो डिफॉल्ट मेरा था ना, वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट, ये भी आ गया। इस चीज को समझे? तो ब्रेक का ना ये यूज है कि अगर तुम चाहते हो कि अगर वैल्यू जो है ट्रू होती है तो वो वहीं पे स्टॉप कर जाए, तो उसके लिए तुमको फिर ब्रेक लगाना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गई बाकियों को?
किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक क्लियर सब? हाँ, ठीक है ना? तो इसके अलावा ये तो उसकी प्रॉपर्टीज है, वही सब तो मैंने अभी बताया। हाँ, तो इसमें ना ये चीज याद रखना कि जो डिफ़ॉल्ट है और ब्रेक, ये दोनों ही ना ऑप्शनल है। ऐसा नहीं है कि इनके बिना तुम्हारा कोड नहीं चलेगा। तुम्हारा मर्ज़ी है, तुमने लिख दिया तो लिख दिया, नहीं लिखा तो नहीं लिखा। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि चाहिए ही चाहिए। ठीक है? अब इसके बाद तुमको ये मन में सवाल आया होगा कि हम स्विच का यूज़ ही क्यों करें? हम तो इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं। तो स्विच का यूज़ तब अच्छा रहता है अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हों। कि ये भी मतलब अगर तुम्हारे पास बहुत सारी कंडीशंस है ना, तो तुम इफ एल्स लगाओ तो फिर इफ, फिर उसके अंदर एल्स, फिर इफ, पता लगा नेस्टेड इफ एल्स चल रहा है। जो बहुत सारे इफ एल्स होते हैं तो ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कभी कभी वो तुम्हारे खुद के लिए भी ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ पे क्या यूज हो रहा है। तो इसलिए स्विच केस जो है ना, उस केस में जो स्विच है ये हम हमारा जो प्रोग्राम है उसको ना बहुत ज्यादा इजी बना देता है। अब इसके कुछ रूल्स हैं कि जो टेस्ट एक्सप्रेशन है या तो वो इंटीजर होना चाहिए या कैरेक्टर होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है? इसकी जो वैल्यू है हमारी केस की, जो टेस्ट एक्सप्रेशन स्विच की है वो भी इंटीजर कैरेक्टर में सेव होना चाहिए। तो फिर जाहिर सी बात है जो केस की वैल्यू होगी वो भी हमारी इंटीजर या कैरेक्टर ही होना चाहिए। उसके अलावा जो केस है वो हमारा स्विच के इनसाइड ही होना चाहिए। अब पता तुम केस को अगर बाहर लिख दोगे तो उसको पता ही कब चलेगा कि आपको स्विच तुमने चालू कर दिया है ना। तो जो जितने भी केसेस है वो स्विच के अंदर ही आने चाहिए। उसके अलावा ब्रेक कीवर्ड जो है वो कंपल्सरी नहीं है। तुम चाहो तो उसको यूज करो, नहीं चाहो तो मत करो। ठीक है? और जितनी भी केस की वैल्यूज है वो यूनिक हो। अब सपोज करो तुमने केस वन को दो बार दे दिया, केस वन, अब वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा ना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस टाइप से जो तुम्हारे केस की वैल्यू होगी वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अब इसमें हल्का सा मैंने इसको डिफरेंस के फॉर्मेट में लिख दिया है कि स्विच और केस में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस है कि स्विच जो है ना फ्लोट कंडीशंस को इवैल्यूएट नहीं कर सकता, ये हमारा कर सकता है। इसमें जो है टेस्ट एक्सप्रेशन भी हमारी इंटीजर या कैरेक्टर ही होती है सिर्फ और सिर्फ। इसमें क्या कोई सी भी टेस्ट एक्सप्रेशन हो सकती है। ये ना रिलेशनल ऑपरेटर्स में नहीं कर सकता कि ये इससे ग्रेटर देन है कि ये उससे बड़ा है, ये सब नहीं होगा। इसमें ये हो सकता है। और इसमें क्या है, वेरिएबल्स नहीं होंगे। लाइक तुम ऐसे नहीं लिख सकते कि केस a+3, ये वाली चीज इसमें पॉसिबल नहीं है, बट इसमें ये वाली चीज भी पॉसिबल है। ठीक है? यहाँ पे आज का जो लेक्चर है आपका समाप्त होता है। अब आपको कोई भी दिक्कत परेशानी कोई भी डाउट हो तो तुम मेरे से पूछ सकते हो। बताओ, कोई दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन? सबको क्लियर हो गया आज तक? और इसकी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो कि नहीं? हाँ, तो ठीक है ना, आज मैं देखो कोशिश करती हूँ आज या कल में तुमको थोड़े से क्वेश्चंस भेजूँगी सेल्स वगैरह के, तो उसको थोड़ा-सा रन कर देखो। कोडिंग में ना सिर्फ़ प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। तो तुम कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, जितने भी सिंटैक्स हैं ये ना तुमको ना यूज़्ड टू हो जाएँगे कि हाँ, ये तो मतलब बहुत आसानी से फिर तुम लिख सकते हो। तो इसीलिए कोडिंग में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज़्यादा तुमको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है ना? इसकी प्रैक्टिस करते रहना। और कोई दिक्कत, ये एंड करें क्लास? हेलो।